अमृतसर तक बड़ा तवील सफर था। ट्रेन चल पड़ी, सारी रात सफर करती रही। दूसरे दिन दोपहर के वक्त सहारनपुर आया, फिर अंबाला भी गुजर गया। उसके बाद मशरकी पंजाब का इलाका शुरू हो जाता था, जो इमरान के वास्ते बड़ा हसास और खतरनाक इलाका था। अमृतसर तक वो अपने डिब्बे में ही रहा और 1 मिनट के लिए भी किसी स्टेशन पर डिब्बे में से बाहर न निकला। जालंधर और करतारपुर के दरमियान एक जगह लाइन की मुरम्मत हो रही थी, वहां ट्रेन 1.5 घंटा खड़ी रही। उसके बाद अमृतसर का स्टेशन आता था। अमृतसर में उस वक्त रात हो चुकी थी। उसका ख्याल था कि शायद पठानकोट की तरफ जाने वाली कोई ट्रेन मिल जाए और वो पठानकोट के रास्ते से जम्मू पहुंच जाए, लेकिन उसे मालूम हुआ कि पठानकोट सुबह के वक्त गाड़ी जाएगी। अब रात गुजारने का मसला था। उसका हुलिया ऐसा नहीं था कि वो किसी अच्छे होटल में जाकर ठहरे। उसको तजर्बों ने बताया था कि खास तौर पर मशरकी पंजाब के बड़े होटलों में आमतौर पर कोई न कोई खुफिया पुलिस वाला जरूर मौजूद होता है, जो होटल में आने जाने वालों पर नजर रखता है। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोज कैसी लगी। मैले और पुराने लिबास में अगर वो अच्छे होटल में जाएगा तो उस पर जरूर शक किया जाएगा कि ये मजदूर टाइप का आदमी यहाँ कैसे कमरा किराए पर ले रहा है। उसके अलावा ये बात थी कि उसके पास ज्यादा रकम भी नहीं बची थी। रेलवे स्टेशन पर रात को पुलिस और CID वाले गश्त लगाते रहते थे। वो प्लेटफॉर्म पर भी नहीं रहना चाहता था। अचानक उसके दिमाग में अमृतसर की एक मस्जिद का ख्याल आ गया। उस मस्जिद को उन कश्मीरी मुसलमानों ने अपनी तहवील में ले लिया था जो कश्मीर से पंजाब में मेहनत मजदूरी करने आते थे। इमरान ने ये मस्जिद देखी हुई थी। वो मस्जिद के किसी हुजरे में बड़ी आसानी से रात बसर कर सकता था। वो कश्मीरी जबान भी बोल लेता था। इमरान स्टेशन से निकलकर उस मोहल्ले की तरफ चल पड़ा जहां मस्जिद थी। मस्जिद के सहन में एक बल्ब जल रहा था। सहन खाली पड़ा था। मस्जिद की ड्योड़ी का दरवाजा आधा खुला था। इमरान ड्योड़ी में दाखिल हो गया। ड्योड़ी की बाएं जानिब हुजरा था जिसका दरवाजा बंद था। अंदर 2 आदमियों के बातें करने की आवाज आ रही थी। वो कश्मीरी जबान में बोल रहे थे। इमरान ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। दूसरी बार दस्तक देने पर दरवाजा खोलकर एक बूढ़े कश्मीरी ने पूछा, क्या बात है भाई? इमरान ने कश्मीरी जबान में कहा कि वो परदेसी है, सिर्फ एक रात बसर करने के लिए उसे कोई ठिकाना चाहिए। बूढ़े ने पूछा, तुम मुसलमान हो? इमरान ने कहा, हाँ मैं मुसलमान हूँ। बूढ़े ने कहा, तुम पंजाबियों की तरह कश्मीरी बोलते हो, कहाँ के रहने वाले हो? इमरान ने कहा, मैं मलेरकोटले का पंजाबी मुसलमान हूँ। इस वक्त मलेरकोटला को कोई गाड़ी नहीं जाती। यहाँ रात बसर करने का कोई ठिकाना मिल जाए तो मेहरबानी होगी। मैं श्रीनगर में 6-7 साल रहा हूँ। हुजरे में दूसरे आदमी ने आवाज देकर कहा, काका कौन है ये? इसे अंदर आने दो। बूढ़े ने इमरान से कहा, अंदर आ जाओ। इमरान कोठरी में दाखिल हो गया। अंदर बल्ब रोशन था। उसकी रोशनी में इमरान ने एक सेहतमंद खुश शक्ल कश्मीरी नौजवान को देखा तो उसे एकदम ख्याल आ गया कि इस नौजवान को उसने पहले भी कहीं देखा है। खुश शक्ल कश्मीरी नौजवान भी इमरान को देखकर ठिठक सा गया। फिर वो एकदम उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर मेरी नजरें धोखा नहीं खा रही तो तुम्हारा नाम इमरान ही है ना? इमरान ने फौरन कहा, नहीं दोस्त, मेरा नाम इमरान नहीं सुलेमान है। मैं मलेरकोटला का रहने वाला हूँ। खुश शक्ल कश्मीरी नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान भाई मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम फिरोज भट्ट है। मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ और आज से 2 साल पहले मैं भी दूसरे मुजाहिदों के साथ तुम्हारी कमांड में भारतीय फौजी कैंपों पर शबखून मारता रहा हूँ। तुमने मुझे नहीं पहचाना मगर मैंने तुम्हें पहचान लिया है। उसके बाद मुजाहिद फिरोज भट्ट ने इमरान को ऐसी निशानी बताई कि इमरान ने उसे पहचान लिया। वो खुफिया निशानी हम बयान नहीं करेंगे। इमरान ने फिरोज भट्ट को गले लगा लिया। बूढ़े कश्मीरी ने दरवाजा बंद कर दिया और उनके करीब आकर बैठ गया। उसने इमरान से पूछा, क्या किसी खास मिशन पर आए हो बेटा? इमरान ने कहा, एक खास मिशन कामयाबी से पूरा करके अब वापस कश्मीर के महाज पर जा रहा हूँ। बूढ़े कश्मीरी ने पूछा, क्या पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई है? इमरान ने कहा, नहीं, मुझे यकीन है कि ऐसी कोई बात नहीं। फिरोज भट्ट कहने लगा, तुम फिक्र न करो, यहाँ तुम पर कोई शक नहीं करेगा। इस मस्जिद में कश्मीर से मेहनतकश कश्मीरी आते जाते रहते हैं। इमरान ने कहा, मैं सिर्फ आज की रात यहाँ ठहरना चाहता हूँ। सुबह पठानकोट जाने वाली पहली लारी पकड़कर यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। पठानकोट से मुझे जम्मू की लारी मिल जाएगी। बूढ़े कश्मीरी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इसी कोठरी में रात बसर करना। फिरोज भट्ट तुम्हारे साथ होगा। रात को उन सब ने वहीं खाना खाया। इमरान के कपड़े बहुत मैले हो गए थे। फिरोज भट्ट ने उसे अपना धुला हुआ पाजामा कुर्ता और वॉस्कट पहनने को दी। रात के 11 बजे बूढ़ा कश्मीरी चला गया।
फिरोज भट्ट और इमरान वहीं पुराने कालीन पर सो गए। इमरान पिछली रात भी ट्रेन में सो नहीं सका था। आंखें बंद करते ही उसे नींद आ गई। रात का 1 बज रहा था कि बूढ़ा कश्मीरी घबराया हुआ कोठरी में दाखिल हुआ। उसने इमरान और फिरोज भट्ट को जगाते हुए कहा, किसी ने इमरान की मुखबरी कर दी है। पुलिस दूसरे डेरे की तलाशी ले रही है, हो सकता है वो इधर भी आ जाए। इमरान ने कहा, फिक्र न करें, मैं अभी यहाँ से निकल जाता हूँ। फिरोज भट्ट बोला, लाला इस वक्त तुम कहाँ जाओगे? बूढ़े ने कहा, मेरा ख्याल है इसे मस्जिद खैरुद्दीन में जाकर छुप जाना चाहिए, वहां हमारे आदमी मौजूद हैं। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि बाजार में हल्का सा शोर उठा। बूढ़ा बोला, पुलिस आ गई है। इमरान जल्दी से उठ खड़ा हुआ। बूढ़े कश्मीरी ने कोठड़ी का एक पट खोलकर घबराई हुई आवाज में कहा, सीढ़ियां चढ़कर मस्जिद की छत पर चले जाओ। मस्जिद के पीछे लकड़ियों के टाल का अहाता है, वहां से निकल जाना, जल्दी करो। इमरान फौरन कोठरी में से निकलकर मस्जिद के सहन में आ गया। दीवार के साथ एक जीना ऊपर मस्जिद की छत पर जाता था। वो दौड़ता हुआ जीने पर चढ़ गया। मस्जिद की छत की दूसरी जानिब नीचे लकड़ियों के टाल का छोटा सा अहाता था। वो अहाते में उतर गया। उस वक्त पुलिस मस्जिद की ड्योढ़ी में आ गई थी और आदमियों के ऊंची आवाज में बोलने की आवाजें आ रही थी। इमरान रात की खामोशी और अंधेरे में टाल के अहाते से निकल गया। सामने एक सुनसान गली थी। वो गली में दौड़ते हुए दूसरी और फिर तीसरी गली में से होता हुआ बाजार में आ गया। खतरा था कि पुलिस ने उस तरफ भी नाकाबंदी न की हुई हो, मगर बाजार खाली था। ये हॉल बाजार था। जैसे ही वो बाजार में आया, दूर से एक पुलिस के सिपाही ने उसे देखकर सीटी बजाई और उसकी तरफ दौड़ा। इमरान ने सिपाही को अपनी तरफ आते देख लिया था। वो सामने वाली गली में घुस गया। आगे गलियां ही गलियां थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वो पहले तो 2-3 गलियों में दौड़ता चला गया, फिर तेज तेज चलने लगा। उसे एक ही डर था कि वो किसी ऐसी गली में ना आ जाए जो आगे जाकर बंद हो। अमृतसर शहर से वो वाकिफ था, मगर उन गलियों में वो पहले कभी नहीं आया था। इतना उसे अंदाजा था कि अगर कोई गली आगे जाकर बंद नहीं हो जाती तो वो हाथी दरवाजे की तरफ निकल आएगा। उसने सोच लिया था कि हाथी दरवाजे से वो रेलवे पुल को उबूर करके दूसरी तरफ खेतों में जाकर छुप जाएगा या फिर वहां से भी आगे किसी वीरान इलाके में निकल जाएगा। वो गलियों गलियों होता एक ऐसी गली में आ गया जिसके आगे एक मैदान था। मैदान के साथ एक सड़क दूर तक चली गई थी। इमरान ने उस सड़क को पहचान लिया। ये सड़क रेलवे पुल को जाती थी, जिसे रीगो ब्रिज कहा जाता था। वो खामोशी से चलता हुआ सड़क पर आ गया। चंद कदमों के फासले पर उसकी बाएं जानिब एक बड़ा सा मंदिर था जिसमें बड़ी रौनक थी। ढोलक और घंटियां बज रही थीं और बहुत से लोग मंदिर में पूजा के वास्ते जा रहे थे। शायद ये कोई त्योहार मनाया जा रहा था। खूब रोशनियां हो रही थी। इमरान रोशनियों से दूर रहकर मंदिर के आगे से गुजर गया। जरा दूर गया था कि सड़क पर कुछ फासले पर बिजली के खंभों की रोशनी में उसे 3 पुलिस के सिपाही नजर आए जो हाथों में लाठियां लिए मंदिर की तरफ आ रहे थे। इमरान वहीं से पीछे पलट गया। उसके सामने मंदिर का दरवाजा ही था जहां पूजा पाठ करने वाले मंदिर में जा रहे थे। इमरान को हर हालत में उन पुलिस वालों से बचना था। दूसरे पुजारियों के साथ वो भी मंदिर में दाखिल हो गया। वहां सब हिंदू ही हिंदू थे। मंदिर की ड्योढ़ी में जंजीरों के साथ घंटियां लटक रही थीं। हर आदमी वहां से गुजरते हुए घंटी को हाथ मारकर उसे जरूर बजाता। इमरान ने भी ऐसा ही किया और हाथ उठाकर एक घंटी बजाई। ड्योढ़ी के आगे एक छोटा सहन था जहां शामियाना लगा था। दरियां बिछी हुई थी। काफी लोग दरियों पर बैठे हाथ बांधे झूम झूम कर भजन गा रहे थे। इमरान ने अपनी बाएं जानिब देखा। उधर चबूतरे पर हनुमान की मूर्ति रखी हुई थी जिस पर सुर्ख सिंदूर मला हुआ था। मर्द औरतें मूर्ति के पास जाकर पूजा करने और मूर्ति के पांव का सिंदूर माथे पर लगाकर आगे चले जाते। इमरान को फौरन ख्याल आया कि सिंदूर के बगैर वो हिंदू नहीं मालूम होगा। वो भी आगे बढ़कर मूर्ति के पास गया और मूर्ति के पांव पर उंगली लगाकर थोड़ा सा सिंदूर लिया और अपने माथे पर लगाने के बाद भजन गाने वाले आदमियों के पास एक तरफ होकर बैठ गया। उसकी निगाहें मंदिर की ड्योढ़ी के दरवाजे पर बार बार जाती, ये देखने के लिए कि अंदर कोई पुलिस का सिपाही तो नहीं आ रहा। इमरान के साथ ही एक मोटा सा हिंदू लाला बैठा हुआ था। उसकी कलाई पर घड़ी बंधी हुई थी। इमरान ने उसे गौर से देखा। रात के 2:15 बज रहे थे। वो सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। दिन निकल आया तो उसके लिए शहर से फरार होना मुश्किल हो जाएगा। अगर पुलिस उसकी तलाश में मस्जिद में आ गई तो इसका मतलब था कि पुलिस को उसके बारे में इत्तला मिल चुकी है कि गंटोर धमाका केस का बड़ा मुलजिम जो तैयारे से छलांग लगाकर फरार हो गया था जिंदा बच गया है और अमृतसर में है।
वो रात के अंधेरे में ही शहर से दूर किसी गांव की तरफ निकल जाना चाहता था। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि मुसलमानों के हिजरत कर जाने के बाद इन शहरों में हर तरफ हिंदू और सिख ही आबाद थे, मुसलमान कहीं नहीं थे। अमृतसर शहर में सिर्फ 2 मस्जिदें, एक मस्जिद बोहड़ वाली और दूसरी मस्जिद खैरुद्दीन ही थी, जो कश्मीरी मुसलमानों ने अपनी तहवील में ले रखी थी। इसके सिवा वहां मुसलमान एक भी नहीं था। वो सोच भी रहा था और साथ ही साथ मंदिर के ड्योढ़ी वाले दरवाजे की तरफ भी देख लेता। अचानक ड्योढ़ी के दरवाजे पर पुलिस के 2 सिपाही नमूदार हुए और एक तरफ खड़े हुए भजन गाने वालों को गौर से देखने लगे। इमरान ने सोचा कि बेहतर है कि वो उन लोगों के दरमियान ही बैठा रहे। अगर उठकर उसने किसी तरफ निकलने की कोशिश की तो पुलिस को जरूर शक पड़ जाएगा और सिपाही उसके पीछे जरूर आएंगे। वो ये सोच ही रहा था कि भजन गाने वाली मंडली भजन गाते गाते उठ खड़ी हुई और लोगों ने एक जुलूस की शक्ल में सहन के दूसरे बड़े दरवाजे की तरफ चलना शुरू कर दिया। इमरान भी उनके साथ भजन गाता सर को दाएं बाएं हिलाता चल पड़ा। लोगों के साथ बड़े दरवाजे में से गुजरते हुए उसने मुड़कर देखा। अब वहां 2 और सिपाही आ गए थे और चारों सिपाही जुलूस के पीछे पीछे आ रहे थे। इमरान भजन गाते गाते आगे को होता हुआ लोगों के दरमियान में आ गया। ये छोटा सा जुलूस भजन गाता एक बाजार में आकर एक तरफ चल पड़ा। इमरान भी जुलूस के साथ ही चलने लगा। आगे जाकर बाजार एक तरफ मुड़ गया। वहां एक बार फिर इमरान ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। चारों सिपाही जुलूस के साथ चले आ रहे थे। ये बात इमरान के लिए तशवीश का बायस थी। रात की खामोशी में जुलूस खाली बाजारों में से गुजरता चला जा रहा था। बाजार तंग थे, खंभों पर बत्तियां जल रही थीं। पुलिस के सिपाही अब जुलूस के करीब आकर उसमें शामिल हो गए थे। वो भजन तो नहीं गा रहे थे मगर जुलूस में शामिल लोगों का जायजा जरूर ले रहे थे। इमरान जुलूस में सबसे अगली कतार के पीछे था। लगता था कि पुलिस किसी भी जगह जुलूस को रोककर ये चेक करने की कोशिश करेगी कि उनमें गंटोर का मफरूर पाकिस्तानी कमांडो तो नहीं है। एक तरह से पुलिस के सिपाहियों ने जुलूस को अपने हिसार में ले लिया था। जुलूस कितने ही बाजारों में से गुजर गया था। फिर एक छोटा सा चौक आ गया। इमरान ने उस चौक को पहचान लिया। ये अमृतसर में सिखों के मशहूर तारीखी गुरुद्वारे दरबार साहब का चौक था। ये देखकर इमरान के दिल की धड़कन एक बार तो तेज हो गई कि चौक में सामने की तरफ पुलिस के 6-7 सिपाही खड़े थे। अब इमरान के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक उसको दरबार साहब का ख्याल आ गया। दरबार साहब यानी गोल्डन टेम्पल का दरवाजा दाएं जानिब 6-7 कदमों के फासले पर था। सिख श्रद्धालु गोल्डन टेम्पल में पांव धोकर दाखिल हो रहे थे। इमरान आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता जुलूस के दरमियान में आ गया। फिर खिसकता हुआ दाएं जानिब हो गया। दाएं जानिब होते ही वो खामोशी से सर झुकाए जुलूस में से निकलकर दरबार साहब के दरवाजे की तरफ बढ़ा। चोपचे के पास बैठकर उसने अपने जूते उतारे, पांव पानी में धोए और सर झुकाए दरबार साहब के बड़े गेट में दाखिल हो गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। किसी भी वक्त पीछे से कोई पुलिस का सिपाही अचानक उसके कंधे पर हाथ रख कर कह सकता है, कौन हो भाई तुम। गेट के आगे चंद एक सीढ़ियां उतरती थीं। इमरान जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर गया। गोल्डन टेम्पल यानी दरबार साहब में 24 घंटे सिख और हिंदू अकीदतमंदों का आना जाना लगा रहता था और शब्द कीर्तन और ग्रंथ साहब का पाठ होता रहता। दरबार साहब में आने के बाद इमरान बहुत हद तक अपने आप को महफूज समझ रहा था। यहाँ आमतौर पर पुलिस दाखिल नहीं होती थी, लेकिन हंगामी हालात में पुलिस आ भी सकती थी। उसने दरबार साहब के मुकद्दस तालाब के किनारे किनारे आगे की तरफ जाते हुए बड़ी तरकीब के साथ पीछे गर्दन मोड़ कर देखा कि सिपाही उसके पीछे तो नहीं आ रहे। उसे कोई पुलिस वाला नजर न आया। बहुत हद तक मुतमईन होकर वो दूसरे अकीदतमंदों के साथ संगमरमर की टाइलों वाले फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। वो जानता था कि दरबार साहब का एक अकबी दरवाजा गुरु रामदास की सराय में से गुजरकर अमृतसर के कटड़ा करम सिंह की तरफ निकल जाता है, मगर दरबार साहब से निकलने का मतलब था कि वो पुलिस के काबू में आ जाए। रात के 3 बजे शहर की सड़कों पर फिरते हुए पुलिस उसे आसानी से पकड़ सकती थी। उसे क्या करना चाहिए ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसने यही बेहतर समझा कि वो जितनी देर तक दरबार साहब के अंदर रह सकता है उसे वहीं रहना चाहिए। वहां वो 1 दिन तो क्या 2-3 दिन भी रह सकता था। वहां हर वक्त लंगर जारी रहता था। लंगर से उसे दाल रोटी हर वक्त मिल सकती थी। रात को वो दरबार साहब के अंदर ही गुरु रामदास की सराय में बाहर से आए हुए अकीदतमंदों के हमरा सो भी सकता था। अगरचे उसका इतना लंबा प्रोग्राम नहीं था, उसे ज्यादा से ज्यादा 1 दिन के बाद वहां से किसी तरफ फरार होने की तरकीब पर हर हालत में अमल करना ही था। दरबार साहब में उसे सोचने का वक्त मिल गया। चलते चलते वो दरबार साहब के पहलू में उसके अहाते के अंदर ही वाक़े गुरु रामदास की सराय में आकर एक सुतून के पास बैठ गया। उसके माथे पर सिंदूर का टीका लगा हुआ था और शक्ल से वो हिंदू ही मालूम हो रहा था।
दरबार साहब के तालाब के वस्त में जो ग्रंथ साहब का स्थान था, वहां शब्द कीर्तन हो रहा था। हर तरफ रोशनियां ही रोशनियां थीं। उनका अक्स दरबार साहब के पवित्र तालाब में झिलमिला रहा था। वहां अकीदतमंदों का इस कदर तांता बंधा हुआ था कि किसी को इमरान की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं थी। इमरान यही चाहता था। कुछ देर तक वो सुतून के पास ही बैठा रहा, फिर उठकर सराय के बड़े हॉल कमरे में आ गया। यहाँ बड़ी रौनक थी। सिख श्रद्धालु अपना अपना बिस्तर लगाए हुए थे। कोई गटका पड़ रहा था, कोई सो रहा था। इमरान भी एक तरफ होकर दरी पर चुपके से लेट गया। कुछ देर के बाद उसे नींद आ गई और वो सो गया। जब उसकी आंख खुली तो दिन चढ़ चुका था। बाहर धूप निकली हुई थी। वो हॉल से निकलकर बाहर आया तो देखा कि एक तरफ लंगर तकसीम हो रहा था। वो भी उधर आ गया। दूसरे अकीदतमंदों के साथ वो भी दरी पर एक कतार में बैठ गया। सिख सेवादार हर आदमी के आगे थाली और कटोरा रखते जाते। दूसरा सेवादार दो दो रोटियां और दाल तकसीम करता जाता। इमरान ने बड़े इत्मीनान से दाल रोटी खाई और सराय के अंदर बड़े हॉल कमरे के कोने में आकर बैठ गया। सारा दिन गुजर गया। रात को उसने लंगर में बैठकर दाल रोटी खाई और वापस हॉल में आकर दीवार के साथ लगकर बैठ गया। किसी वक्त उसे लगता कि शायद अब वहां से वो कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। श्री दरबार साहब से बाहर निकलने के 2-3 रास्ते थे, मगर इमरान किसी रास्ते से भी बाहर नहीं निकल सकता था। उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे बाहर निकलने वाले हर रास्ते के बाहर पुलिस उसका इंतजार कर रही है। दूसरा दिन भी आ गया। वो सिर्फ 1-2 बार ही सराय के हॉल से बाहर निकला था। उसे अंदेशा था कि कहीं पुलिस सफेद कपड़ों में उसकी तलाश में दरबार साहब में ना आ गई हो। दूसरे दिन तीसरे पहर वो थोड़ी देर टहलने की खातिर बाहर निकला तो उसे एक पुलिस का सिपाही नजर आ गया। हो सकता है कि वो श्री दरबार साहब माथा टेकने के लिए आया हो, लेकिन इमरान को यही लगा कि वो उसे तलाश करता फिर रहा है। वो जल्दी से सराय के हॉल में आकर दूसरे सिख यात्रियों की ओट में एक तरफ होकर लेट गया। फिर उसे ख्याल आया कि अगर ये सिपाही उसे पकड़ने आ रहा होता तो सफेद कपड़ों में आता, वर्दी में न आता। उसके बावजूद इमरान चुपचाप लेटा रहा। इमरान को श्री दरबार साहब के अहाते के अंदर रहते हुए 3 दिन गुजर गए। इस दौरान वो पुलिस की हिरासत से तो जरूर महफूज रहा, लेकिन उसका मकसद वहां पड़े रहना नहीं था। अब उसने वहां से निकलकर कश्मीर की तरफ फरार होने की तरकीबों पर गौर शुरू कर दिया। अमृतसर शहर में रात के वक्त पुलिस गश्त करती रहती। रात के वक्त दरबार साहब से निकलना खतरनाक था। वैसे भी रात को जम्मू पठानकोट की तरफ कोई लारी नहीं चलती थी। अमृतसर से रात के 10:30 बजे पठानकोट को एक आखिरी पैसेंजर ट्रेन जरूर जाती थी, लेकिन रेलवे स्टेशन पर भी उसके पकड़े जाने का खतरा था। दिन के वक्त वो लोगों के हुजूम में छुप छुपा कर किसी तरफ निकल सकता था, लेकिन दिन के वक्त भी लारी अड्डे या स्टेशन पर वो पुलिस या इंटेलिजेंस वालों की नजरों में आ सकता था। बहुत सोच विचार के बाद आखिर उसने यही फैसला किया कि वो दिन के वक्त ही दरबार साहब से निकलेगा, लेकिन अमृतसर से किसी लारी या ट्रेन में सवार नहीं होगा, बल्कि रेलवे लाइन के साथ साथ बटाले की तरफ निकलने की कोशिश करेगा और बटाले स्टेशन से होशियारपुर पठानकोट जाने वाली कोई ट्रेन या लारी पकड़ेगा। उसने अपनी जेब में जो रकम बची थी उसका जायजा लिया। दरबार साहब में तो उसका 1 पैसा खर्च नहीं होता था। लंगर से दोनों वक्त खाने को उसे मिल जाता। उसने देखा कि उसके पास 35 रुपए बाकी रह गए हैं। ये रकम जम्मू तक पहुंचने के लिए काफी थी। उसके आगे वो पहाड़ियों में पैदल सफर करके भी कश्मीर की वादी में पहुंच सकता था। वो 2 बार जम्मू से पैदल पहाड़ियों में 3-4 दिन तक सफर करता कश्मीर जा चुका था। वो रात उसने दरबार साहब में ही गुजारी और अल्लाह का नाम लेकर मुंह अंधेरे दरबार साहब के दूसरे दरवाजे की तरफ से बाहर निकल गया। उन रास्तों, उन बाजारों और गलियों को वो जानता था। अभी रात का अंधेरा था। दुकानें बंद थीं। सारी रात पहरा देने वाले चौकीदार और रात को गश्त करने वाली पुलिस की पार्टियां भी वापस अपने अपने थानों को जा चुकी थी। उनकी ड्यूटी पिछले पहर के 4 बजे तक होती थी। बाजारों में जहां कहीं मंदिर था वहां से घंटियां बजने और भजन कीर्तन करने की आवाज आ जाती। इमरान खाली खाली बाजारों के दरमियान में चलने की बजाय दुकानों के साथ साथ चल रहा था। बाजारों में खाकरोब झाड़ू वगैरह दे रहे थे। कभी इस वक्त अमृतसर शहर की मस्जिदों से अजान की रूह परवर आवाजें सुनाई दिया करती थीं। अब मंदिरों की घंटियों की आवाजें आ रही थीं। ये जमाने के इनकलाबात थे और ये इनकलाबात इमरान की समझ से बाहर थे। किसी बाजार में उसे हिंदू मर्द और औरतें मंदिरों की तरफ जाती हरि कृष्ण हरि रामा के श्लोक पढ़ती मिल जाती। वो भी उनके करीब से गुजरते हुए ये श्लोक ऊंची आवाज में पढ़ने लगता। जब वो उन हिंदू औरतों और मर्दों से आगे निकल आता था तो ला हौला वला कुव्वत पढ़कर दिल ही दिल में कलमा पाक का विर्द करने लगता।
उसने अपने दिल में जो रूट सोच रखा था वो ये था कि वो हाथी गेट से निकलकर सीधा रेलवे ब्रिज की तरफ जाएगा जो गोलबाग के अकब में था, और रेलवे पुल पर जाने के बजाय पुल के नीचे रेलवे लाइन पर आ जाएगा और रेलवे लाइन के साथ साथ जालंधर की तरफ चलना शुरू कर देगा। और शरीफपुरे से जरा आगे अमरूद के बागों के करीब जब रेल की एक पटड़ी बाएं जानिब बटाला गुरदासपुर की तरफ मुड़ जाती है तो वो भी जालंधर वाली मेन लाइन छोड़कर बटाले गुरदासपुर वाली ब्रांच लाइन पर आ जाएगा। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता छट रहा था और आसमान पर सुबह का उजाला नमूदार होना शुरू हो गया था। इमरान रेलवे लाइन से काफी परे हटकर रेलवे यार्ड के अहाते की दीवार के साथ चल रहा था। चलते चलते वो अमृतसर के रेलवे स्टेशन से भी आगे निकल गया। एक इंजन शंट करता शोर मचाता उसके करीब से गुजर गया। जिस वक्त वो अमरूद के बागों वाला मोड़ मुड़कर बटाला गुरदासपुर की ब्रांच लाइन पर आया तो सूरज तुलू हो रहा था और चारों तरफ दिन की रोशनी फैल चुकी थी। अब उसे बड़ी एहतियात की जरूरत थी। उसने माथे पर जो सिंदूर का टीका लगाया था अब उसका फीका सा निशान ही बाकी था। रेलवे लाइन की दोनों जानिब खेत थे। कहीं कहीं सिख किसान खेतों में हल चला रहे थे। एक खेत में ट्रैक्टर चल रहा था। इमरान रेलवे लाइन के साथ ही चलता रहा। खेतों में चलने से खामखा किसी किसान वगैरह से आमना सामना हो सकता था और वो लोगों की नजरों से दूर रहना चाहता था। पैदल चलने की मुशक्कत का वो आदी था। वो इस ख्याल से मुतमईन था कि वो सबसे खतरनाक इलाके यानी अमृतसर से निकल आया था, जहां पुलिस और इंटेलिजेंस बाकायदा उसके पीछे लगी हुई थी। मौसम की सूरत हाल ये थी कि पंजाब में बरसात का मौसम गुजर चुका था। सितंबर का महीना शुरू हो गया था, लेकिन दरबार साहब में उसने चंबा कांगड़ा से आते हुए सिख यात्रियों की जबानी सुना था कि ऊपर पहाड़ों में बड़ी बारिशें हो रही हैं और दरियाओं में सैलाब आया हुआ है। पंजाब में रात को हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।